हैं पसमानदा डेमोक्रेसी से और हम एक सीरीज लेके आए हुए हैं। उस सीरीज में हम पसमानदा समाज की विभिन्न जातियों की जाति की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा के ऊपर बात कर रहे हैं। तो पिछली सीरीज आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे मौजूद है हमारे पसमानदा डेमोक्रेसी चैनल पे। उस पे हमने कुरैशी समाज के बारे में, नट समाज के बारे में, अंसारी समाज के बारे में हमने बात करने की कोशिश की, हलालखोर समाज के बारे में बात करने की कोशिश की है। तो आज उसी सीरीज के तहत हम धोबी समाज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा क्या है। हमारे साथ पसमानदा महास के पदाधिकारी हैं वकार अहमद भाई। इनको आप बार बार आप देखे भी होंगे, बार बार हमारा इंटरव्यू होता रहा है। तो वकार भाई, पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आपको मैं सोलो कर रहा हूँ, फिर हम सवाल जवाब शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मेरा नाम वकार अहमद है। हम लोग कभी करमनी कभी हमारी टाइटल यूज किया, लेकिन ज्यादातर वकार अहमद के नाम से जाने जाते हैं। हमारी जो पैदाइश, लालन पालन जो है, एक बड़ा मुस्लिम फेमस कस्बा है सरायमीर, उससे बगल में सटा हुआ एक गांव है फत्तनपुर, छोटा गांव है और धोबियों का गांव कहा जाता है। तो उसी गांव में हमारी परवरिश हुई। शुरुआती दिनों में बैतुल उलूम मदरसे में एडमिशन हुआ, तो वहां ये जो कॉलर हम यूज कर रहे हैं, हम इसी तरह के कॉलर का कुर्ता पहनते थे, इसको किसी जमाने में राजेश खन्ना कॉलर कहा जाता था। उस मदरसे पे वो कॉलर बैन था, लेकिन हमारे पास वही कुर्ता था, वही पहनना चाहते थे हम। तो मदरसे में बाकायदा मीटिंग बैठी, हमारे वालिद साहब उसके एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर थे कि भाई आपके बच्चे के लिए नियम तो नहीं बदला जा सकता। तो हमारे वालिद ने कहा कि हम अपने बच्चे को ही निकाल ले रहे हैं, जाने दीजिए। तो फिर मैं पहली बार सरायमीर में एक फीस वाला स्कूल खुला था, 10 रुपया महीना फीस थी। तो उस जमाने वो कॉन्वेंट स्कूल कह सकते हैं, वहां का जमीन में ही बैठ के पढ़ना होता था। तो वहां एडमिशन हुआ मेरा, डायरेक्ट कक्षा 2 में दाखिला कराया गया मेरा, और 2 से 5 तक मेरी पढ़ाई हुई वहां पे। फिर 6-7 पढ़ने के बजाय फिर 8 से शिवली कॉलेज में एडमिशन लिया और अपने ननिहाल आजमगढ़ शहर आ गए। हमारा जो दादिहाल है वो जमींदार धोबी परिवार था, और जो हमारा ननिहाल है वो कुंदीगर और सिलाई से जुड़ा हुआ परिवार था। नाना हमारे कुंदीगर बिरादरी से थे, जो आजमगढ़ और मऊ में, बनारस, टांडा वगैरह में बिरादरी पाई जाती है। तो फिर ननिहाल में आकर रहने लगे हम, वहां शिवली कॉलेज में पढ़े इंटर तक। कुल 9 साल लगा इंटर पास करने में। इंटर पास करके सब लोग अलीगढ़ जाने लगे। हमने कहा कि अलीगढ़ तो अशराफों का स्कूल है, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए। कुछ परिस्थितियों में हमें वापस आना पड़ा, तो फिर शिवली कॉलेज से हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और वहीं से जर्नलिज्म से हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। तो यहां तक हमारी पढ़ाई रही है, और उसके बाद से कारोबार में लग गए। अच्छा, ये बताइए कि जो धोबी का पेशा है, कपड़ा धुलने का, तो क्या आपका घर ये काम करता था, आपका खानदान? नहीं। अच्छा। हमारे लोग देवगांव से हिजरत करके सरायमीर पहुंचे थे, फत्तनपुर गांव में, इस्लाम कबूल करके। लेकिन ऐतिहासिक तौर से कभी सुनने में नहीं आया कि धुलाई का कभी पेशा घर में रहा। पहले खेती बाड़ी थी, और 1857 के बाद से गिरमिटिया मजदूर बनके हमारे लोग विदेश गए, वहां से पैसा वैसा कमा के जमींदारी खरीदा उन्होंने। तो हमारा पेशा जो है खेती बाड़ी, जमींदारी 53 तक, और खांड का काम करते थे। जो शक्कर बनती थी पहले जमाने में, ये सफेद वाली शक्कर के पहले खांड बनती थी गुड़ से, तो उसका काम होता था हमारे पास। धुलाई का काम ननिहाल तो कुंदीगढ़ था, वहां धुलाई हो नहीं सकती थी, ददिहाल में भी कभी नहीं हुआ। कुंदीगढ़ मतलब पकड़ भाई? आप मऊ कभी गए होंगे तो मऊ में जो कटरा मोहल्ला है, हाँ, कटरा, जो मैदान भरत मिलाप वाला, उसमें जो परिवार रहते हैं वो सारे कुंदीगर है। अच्छा। कुंदी ये कपड़े से जुड़ा पेशा है। लकड़ी के बोटे को आधा गाड़ देते हैं, हाँ।
उस पे प्लेटफॉर्म बना के कपड़े रखकर रेशम के कपड़ों को ज्यादातर उससे लकड़ी से कूटा जाता था, अच्छा तो उससे कपड़े नरम होते थे। अच्छा। तो अच्छा और तो यहाँ ठीक आजमगढ़ है। में अतलस का, अच्छा। जहां अंसारी बिरादरी है हम्म। वहां अक्सर ये बिरादरी पाई जाती है। कुंदीगढ़ टांडा में भी है, बहादुरगंज में है, मऊ में है, बनारस में बाकायदा, बनारस और आजमगढ़ में कुंदीगढ़ टोला मोहल्ला है बाकायदा। अच्छा हम्म। अच्छा। वकार भाई ये बताइए, जब आपका परिवार जो है वो कपड़ा धुलने के पेशे में नहीं लगा था, तो क्या आपने सामाजिक भेदभाव का सामना किया? क्योंकि फिर तो आप वो काम ही नहीं कर रहे थे, तो फिर क्या जी उस तरीके से आपने फेस किया आपने देखिए, सामाजिक भेदभाव? ये बहुत बड़ा मामला है हमारे आजमगढ़ में। जो लोग हमको पर्सनली जानते हैं, खासतौर से हम्म, रौतारा बिरादरी के लोग, वो अक्सर ये बातें कहते हैं कि भैया आपके साथ कब भेदभाव हुआ? हम्म, आपके साथ जैसे शादियों में आना जाना हमारे जमाने से या हमारे पहले से भी होता रहा है। और हमारे वालिद साहब बाकायदा वहां मदरसे के एग्जीक्यूटिव बॉडी के जो 6 लोग मेंबर होते हैं, तो हम्म, उसमें 6 लोग में एक हमारे वालिद साहब हमेशा रहते थे। हम्म, और वो जो मदरसा बना बैतुल उलूम, वो हमारी जमीन पे ही बना था। हम्म, और उस जमाने में हमारे एक चाचा को मार दिया था इस्लाम मदरसे वालों ने। तो बाद में वो लोग माफी भी मांगे थे आके, मतलब एक ठीक ठाक रंग पानी था हमारा। हम्म, तो जो एक रवायती भेदभाव होता वो नहीं होता था। लेकिन एक दूसरा पहलू बड़ा खतरनाक है। कुछ तो भेदभाव हमने देखा था, महसूस किया था। जैसे हमारे जो गांव के रौतारा हैं, हम्म, वो हमारे वालिद साहब को हमेशा भैया कहते थे। अच्छा। जब वो हमारे सगे रिश्तेदार नहीं है, तो हमारे वालिद साहब सबके दादा लगते हैं, सबके चाचा लगते हैं, उन उन लड़कों के भैया कैसे हो गए? तो वो जानबूझ के हमारा पद घटाते थे, क्योंकि अगर दादा कहेंगे तो ज्यादा सम्मान देना पड़ेगा, हम्म, भैया कहेंगे तो हम उनके भतीजे हो जाएंगे। हम्म, तो अगर हम उनसे उम्र में बड़े भी हैं तो हमें सम्मान नहीं देंगे। दूसरा, अभी हमारी एक फूफी है जिसका इंटरव्यू फलाई साहब ने भी लिया था। वो बताने लगी कि वो हम लोगों के परिवार में सबसे अमीर परिवार से थी। वो हमारी फूफी, चचेरी फूफी है हमारी वो। तो हम लोगों को 2 तल्ला बिल्डिंग थी, उनकी 3 तल्ला बिल्डिंग थी। और जहां वो पढ़ने जाती थी, वो लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। वो रौतारा फैमिली में पढ़ने जाती थी, वो लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। लेकिन हमारे गांव की जो सलमानी परिवार की लड़की आती थी, उसको गिलास से पानी पिलाते थे वो लोग। और हमारी फूफी जो जमींदार थी, पैसे वाले थी, सिंगापुरी थी, अच्छा कपड़ा पहनती थी। जैसा कपड़ा उनको नसीब नहीं होता तो उससे अच्छा कपड़ा ही पहनती थी, लेकिन इसको हम्म, कभी भी अपने गिलास में पानी नहीं देते थे लोग। अच्छा। छुआछूत का और पूरा मामला। हमारे यहां मरने में भी उनकी औरतों का आना जाना कभी नहीं रहा। शादी की तो बात छोड़ दीजिए, अच्छा। इतनी प्रिविलेज होने के बाद भी मरने में कभी भी नहीं आते थे। अब सुना है कि अब आने लगे हैं। अभी हमारा भतीजा प्रधान हो गया गांव का, तो उसके अच्छा। रिश्ते थोड़ा अच्छे हैं, तो लोग सुना है कि अब आने वने लगे हैं। अब तो बहुत कुछ बदल गया। तो जी जी। अब तो वो अब अपराध भी हो हमारे गया। गांव में जी आर्टिकल 17 के तहत तो छुआछूत अपराध भी हो गया है। जैसे बहुत समरत के नहीं दोष गोसाई, अब वो फूफी ने 70 साल की उम्र में पहली बार फलाही साहब के सामने ये बात कही है। लेकिन फूफी ने उसको नॉर्मल समझा। हाँ। अच्छा वकार भाई, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये आपका परिवार तो खैर संपन्न हो गया, ठीक है, पैसे आ गए, तो जो और धोबी समाज है तो उनके साथ क्या व्यवहार होता था? उनको आदमी कहां समझते थे लोग। अच्छा, थोड़ा बताइए इस बारे में, जैसे समझने की मैं कोशिश। अभी प्रतापगढ़ गया था, हम्म, वहां और सुल्तानपुर में धोबियों को कोई भी शादी में नहीं पूछता है, ना धोबियों की शादी में कोई शरीक होता है। और हमारे मोहल्ले के जो कुंदीगर थे, उसमें कुछ धोबी मिक्स हो गए तो धोबी कहे जाने लगे वो लोग। ज्यादातर लोगों ने अंसारी के नाम से सर्टिफिकेट बनवाया है। अच्छा। कहीं कहीं दर्जी के नाम से सर्टिफिकेट बनवाया है। पूरे शहर में 2-3 होंगे, 80-90 घर हैं आजमगढ़ शहर में, 2-3 लोग होंगे जो धोबी के नाम से सर्टिफिकेट बनवाए हैं, बाकी सब अंसारी या दर्जी। इतनी शर्म है, इतना डर है बेइज्जती का।
और मऊ में तो बाकायदा परजौटी टैक्स लिया जाता है आज भी। परजौटी टैक्स क्या होता है, थोड़ा समझाए। ये हासिम साहब गए थे ज्वेली साहब और फलाई साहब के उसमें, फलाई साहब के साथ, तो वहां पता ये चला कि उनसे परजौटी टैक्स पहले लेते थे जमींदार, तो नगर पालिका भी उनसे अभी भी परजौटी टैक्स लेती है। ये लोग पर्जा हैं, धुलाई करते हैं। अच्छा, परजौटी मतलब पर्जा का टैक्स। हाँ, पर्जा का टैक्स। तो ये जाति विशेष पे लगा हुआ है, मतलब धोबी जाति सिर्फ पे। धोबियों पे जो उन्होंने किया था, हासिम साहब ने और फलाई साहब ने, जो धोबियों पर रिसर्च हो रही थी उस पे वो परजौटी टैक्स धोबियों पे था। अच्छा, तो वो धोबी होने की वजह से वो टैक्स दे रहे हैं। जी, ज्यादातर इलाकों में नकाब लगाने पे पाबंदी थी। पाबंदी दो तरह की थी, एक तो जबरदस्ती, एक ऐसे ही रेशम की डोर से बांध लिया है। तो पहली बार हमारी माँ हमारे गांव में नकाब लगा के गई थी, उसके पहले कहीं भी धोबियों में हमारी खाला भी कभी नकाब नहीं लगाती थी। तो और ये बहुत सी ममानी, क्या ये पाबंदी थी कि अपनी मर्जी से नहीं लगाती थी? मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं जो नहीं, अभी आजकल निकाब के ऊपर पूरा मामला है, आप जो बात बोल रहे हैं वो लोगों को हजम नहीं होगी, इसलिए पूछ रहा हूँ। देखिए बांदियों के लिए नकाब जायज नहीं था। हाँ इस्लामी फिक़ह में बांदियों के लिए कोई नकाब नहीं था। हाँ हाँ। और जो सैयद शेख मिर्जा पठान के अलावा हम्म, जो लोग थे वो लगभग बांदी जैसे थे, मतलब नौकर चाकर। हाँ तो उसमें आप ध्यान देंगे कि जो अंसारी हैं, जो मऊ जैसी बस्तियों में रहते हैं, तो उनके यहां तो निकाब पहले से आ गया था। हम्म, लेकिन अंसारी के अलावा जितनी बिरादरियां आपको मिलेंगी, राइन है, मंसूरी है, हम्म, और ये दूसरा दलित वालों को तो और नीचे मामला था। अभी भी आप देखेंगे कि हलालखोर बिरादरी के जो 50 साल की कोई भी औरत निकाब नहीं लगाती आजमगढ़ में। हाँ, नई जो लड़कियां बड़ी हो रही हैं, वो कॉलेज चेंज हो गोइंग गई। लड़कियां हैं, जी जी। वो निकाब लगाना शुरू किए। मेरे बचपन में हलालखोर बिरादरी में एक सिंगल निकाब नहीं था पूरे शहर में, 200-300 घर हैं। तो जब जमींदारी का जमाना था तो कोई सोच भी नहीं सकता था निकाब लगाने के बारे में, इतना मजाक उड़ा देते बल्कि खींच लेते निकाब कि अरे मतलब तुम, इसके हमारे साथ गांव में भी, हाँ। हमारे गांव में जो जो रौतारा बस्ती है जी उसको जी। मियाना कहते हैं। अच्छा अभी भी ये लोग कहते हैं कि वो हमारे वाले साहब कहाँ गए, मियानवा में गए। अच्छा। और हमारे जो इलाके को दुबियाना कहते हैं, दोबियाना उनकी जो कहते हैं। मस्जिद अलग है, उनकी मस्जिद जो अलग है। जी जी, अच्छा मस्जिद भी अलग है, अच्छा। हाँ, उनकी मस्जिद अलग है और हाँ हमारी मस्जिद अलग है। ये अलग बात है कि हमारी मस्जिद उनसे बड़ी है अच्छा। और तो हमारी मस्जिद में मस्जिद हमारे नमाज पढ़ने आते हैं कि नहीं आते हैं? जो नहीं मियाँ आते। मियाँ लोग नहीं नमाज नहीं पढ़ने नहीं आते? नहीं, अच्छा जी। मुझे जहां तक याद है कि जैसे हमारी हमारी मस्जिद बीच में है और हम्म, हमारे दाएं तरफ भी है रौतारा और बाएं तरफ भी रौतारा है, यानी उत्तर में भी रौतारा है, दक्षिण में भी रौतारा है, और बीचों बीच में धोबी है सब। तो वो वकार उस भाई। पार से उस पार जाते हैं नमाज पढ़ने। अरे बाप, वकार भाई, इस बार आता हूँ आपके यहाँ सरायमीर, ये सब देखने ठीक की ठीक, नहीं बहुत आइए इच्छा आइए, है। आपको मैं दोनों चीजें दिखाता हूँ। लोग कहते हैं ऐसा नहीं वैसा नहीं, झूठ बोल रहे हो। मतलब मैं मंदिरों में तो गया हूं, मैं मंदिरों में तो कभी चला गया हूंगा हम्म, किसी दोस्त के साथ या किसी और वजह से, या हमारे यहाँ शहर में मंदिरें थी, बैठ जाते थे हम लोग थकाने के लिए, हम्म। खेती बाड़ी कर, रास्ते मंदिरें पड़ती थी तो बैठ जाते थे हम लोग। लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैं कभी उस रौतारा मस्जिद में कभी एंट्री किया हूं। अरे बाप रे, बड़ा मामला है वकार भाई। जैसे वो, ऐसा भी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई और बात नहीं थी, लेकिन जैसे नहीं लगता एक एक बन गया कि भाई वो उनकी है हमारी है ये ना उनकी वकार भाई? है तो इसमें हमारा क्या गुजर। कि वर्तमान में जो है उनकी क्या कंडीशन है धोबी समाज की, क्योंकि ये भी बोला जाता है कि जो हिंदू धोबी हैं उनको तो आरक्षण पाके जैसे आप बार बार बोलते भी है कि वो आगे निकल गए, आप पीछे छूट गए। तो आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं समकक्ष जातियों का, कैसे करते हैं? देखिए जैसे धोबी जो जाति है, हम्म, हम तो सारी जातियों में काम करते हैं इसलिए ज्यादा कह नहीं पाते बिरादरी के नाम पे, हम्म, क्यों नट हमसे भी ज्यादा परेशान है, कुछ बिरादरियां और भी ज्यादा परेशान है। लेकिन धोबी जैसी जातियां जो है ये इतने पीछे हैं कि वहां पीछा खत्म हो जाता है। हम्म, जो दुनिया में पैमाने बने हुए हैं या भारत के जो पैमाने हैं, हम्म,
उसमें ये काफी दूर छिड़क जाते हैं। जैसे आरक्षण होने से एक फायदा ये हुआ कि आजमगढ़ जिले में 2-4 प्रधान आ जाते हैं। ओबीसी आरक्षण से पूरे जिले में 2-4 प्रधान आ जाते हैं। उसके ऊपर तो सोच भी नहीं सकते, यानी जो महाप्रधान है, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, तो धोबी सोचते भी नहीं। विधानसभा और लोकसभा की तो मजाक भी नहीं करते वो। और सरकारी जॉब में आजमगढ़ जिले वाले जो मुस्लिम इलाके के लोग हैं धोबी, वो बहुत पीछे हैं। हाँ, जो हिंदू इलाके के जैसे चंदौली वगैरह के कुछ लोगों से बात हुई तो लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बने हैं थोड़ा बहुत। लेकिन अभी जो हिंदू धोबी हैं उनके मुकाबले कहीं दूर दूर तक ये नहीं नजर आते हैं। जो उन्होंने कहा था सच्चर साहब ने कि अरजाल यानी दलित मुसलमान जो है हिंदू दलितों के मुकाबले काफी बदतर हो गया है, तो जितना कहा था उससे 10 गुना ज्यादा बदतर है। वो चर्चा से बाहर की बात है, समझ लीजिए आप, इतने पीछे हैं वो। अच्छा, अभी अभी जो ज्यादातर काम वही पेशा वही है, मतलब कपड़ा धुलने का ही पेशा? नहीं क्योंकि जैसे वॉशिंग मशीन आ गई ना। अगर भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, नहीं जैसे नहीं तो उन्होंने वो एक शर्मिंदगी चलते पेशे को बदला भी है उन्होंने। जैसे खैराबाद और मऊ में अक्सर बुनाई काम से जुड़ गए, अच्छा, दूसरे काम करने लगे। आजमगढ़ में ज्यादातर लोग प्रदेश चले गए, आजमगढ़ वाले ज्यादातर प्रदेश चले गए या खेती बाड़ी से जुड़ गए। और वेस्टर्न यूपी में भी मैंने पता किया कि वहां भी ज्यादातर लोग जो है इस काम से बाहर निकल गए हैं, यानी 1-2% लोग ही इस काम में हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, बहुत सारे इसके बाद मशीन से भी नई नई लॉन्ड्रियां खुल रही हैं। अपर क्लास के लोग नई नई लॉन्ड्रियां खोल रहे हैं। आजमगढ़ में 2-3 जो लॉन्ड्रियां हैं बड़ी बड़ी शहर में, वो एक रौतारा की है, एक पठान की है, एक श्रीवास्तव जी की है। अच्छा, मैं अयूब रायन साहब की किताब पढ़ रहा था, तो भारत के दलित मुसलमान, तो उसमें अयूब रायन साहब लिखे थे कि बिहार के बता रहे थे कि धोबियों को घर के अंदर नहीं एंट्री किए देते थे, उसके बाहर ही वो खड़े रहते थे और वो कपड़ा देते थे और कपड़ा लेके आते थे। तो मतलब कितना छुआछूत वाली ही फीलिंग है ना, घर के अंदर तक नहीं आने दे रहे। हम छुआछूत पे बात करते हैं तो हमको नकार दिया जाता है कि मुस्लिम समाज में ऐसे कोई बात ही नहीं है। और अब आजकल जैसे मैं इंटरव्यू लेना शुरू किया हूँ, जो अर्जाल जातियां हैं, सो कॉल्ड अर्जाल जातियां, मैं अर्जाल शब्द इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है इसलिए मैं वो शब्द बार बार बोल रहा हूँ। तो उसमें हलालखोर जाति से मैंने बात की और नट समाज से बात की। नट को तो हमारे यहाँ हम बच्चे थे तो हम मानते थे कोई शैतान होता है कि जिसको ताहिर मलिक ताहिर बाबा ने मारा था। बहुत बाद में पता चला कि ये लोग इंसान होते हैं। अच्छा, तो अब जो है वकार भाई ये बताइए कि अब ये जो 341 का जो मामला है उसको कैसे देखते हैं, उसको कैसे टेकल कर रहे हैं आप लोग? देखिए, मेजॉरिटी या दलित मुसलमान कह लें या धोबी कह लें, उनको 341 में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। बताने के बाद भी उनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं वो। हमारे गांव में एक शेख साहब ने हमसे कहा कि यार तुम ये एससी स्टेटस के लिए अपनी बिरादरी को समझाते क्यों नहीं? तो मैंने कहा यही विडंबना है कि मुझे ये बात आपसे सुननी पड़ रही है, जबकि मैं 20 बार अपने लोगों को बता चुका हूं 341 पे। 341 पे 1% धोबी भी जागरूक नहीं है। और ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं चला है। सोशल मीडिया के जमाने में कोई इनकार कर दे मुझे नहीं मालूम है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी की बात है। जब सारे सवड़ मुसलमान 341 जान गए हैं तो धोबी नहीं जान पाए, ये तो है। लेकिन उसके पास जो है मन में जो महत्वाकांक्षा होती है किसी चीज की, उसके मन में है ही नहीं। जैसे एक छोटे बच्चे को कंकड़ से खेल रहा है, तो अगर इसको हीरा मिलेगा तो भी उसको कंकड़ समझ के, चमकीला पत्थर समझ के वो गोटी खेलेगा या उसी तरह खेलेगा, उसके लिए हीरे की कोई कदर नहीं है। इसी तरह से हमारे दलित मुसलमानों में या धोबियों में 341 को लेकर के कुछ भी नहीं है उनके अंदर। पर कैलाश या अंसारी मंसूरी जैसे लोग, रायनी जैसे लोग तो इस पे काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन धोबियों में कहीं से कोई आवाज नहीं है। वो आज भी इस बात से डर रहे हैं कि पता नहीं 341
बोला मैं एससी स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर हमारी बिरादरी पब्लिक को पता लग गई तो फिर हमारे साथ दुर्व्यवहार होगा, छुआछूत का व्यवहार होगा, हमारी इंसल्ट होगी। इसलिए वो अपने आप चुप को रह छुपा गए। के रखे हुए हैं। अच्छा पूरे पूर्वांचल में सिर्फ 2 लोग सरनेम लिखते हैं। अच्छा। एक राजू हमारी साहब है हाँ और एक लड़का हमारा रिश्तेदार है, बोरनाई रहता है, नदीम हवारी। आप मऊ में 80-90 घर धोबी हैं, आप किसी के पास कोई सरनेम नहीं पाएंगे। अच्छा। खैराबाद में है, मोहम्मदाबाद, मुबारकपुर, आजम, आप पूरे शहर से एक भी नाम ऐसा नहीं पाएंगे जो अपना सरनेम कहीं भी यूज करता हो। धोबी कहने पे मारपीट कर लेता है वो। कभी शेख बनेगा, कभी दर्जी बन जाएगा, कभी चुपचाप रहेगा। तो जो लोग अपनी बिरादरी छुपा रहे हैं डर से, वो 341 पे मुखर कैसे हो सकते हैं? अच्छा वकार भाई, कोई संगठन होगा ना हवारियों का? जी, जमातुल हवारीन नाम का एक संगठन है और उसको हफीज हवारी साहब चलाते थे। एक आध बार गधे पे बैठ करके बेचारे वो गए थे, वो नॉमिनेशन करने सुरक्षित सीट से, तो वापस कर दिया गया। चर्चा हुई थी, दिल्ली धरनों में बराबर आते थे, बड़ा नाम था उनका। लेकिन उनके इंतकाल के बाद से 1 साल हो गया, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं अभी तक, ना बनने को कोई तैयार है। जहां गद्दी खाली पड़ी है कोई लेने वाला नहीं है। 1 साल हो मतलब गया। मतलब लोग इतना डर रहे हैं इस टाइटल से ही, कि टाइटल कि क्या बोलेंगे लोग, यही ना बखर भाई? जी जी जी। समाज है, अपर क्लास है, सो कार्ड, वो कहता है कि सब जगह सोशल जस्टिस है, इस्लाम में सब बराबर है, इस्लाम में सब बराबर है। तो महमूद अयाज की कहानी सुनाता है और बाद में बताता है कि अयाज सैयद था। तो जब सैयद था तो सैयद और तुर्क और अफगान क्या बराबरी तो रहेगी रहेगी। लेकिन क्या कभी एक ही सफ में हलाल खोर और सैयद खड़े हुए? आजमगढ़ में धोबियों को तो छुपा कर रहते थे, धोबिया धुलाई काम नहीं करते थे, लेकिन हलाल खोरों को आजमगढ़ की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी। और मैंने ये भी ध्यान दीजिएगा आप, मैंने जो है नसीम बिलाली साहब और लोगों का इंटरव्यू लिया था, तो वो बोल रहे थे कि वो अपने होश की बात बता रहे थे कि वजू उनको घर से करके आना होता था। हाँ, उसके बाद पहले तो इजाजत नहीं थी, दोबारा ये हुआ कि वजू घर से नहा धो के वजू करके आओगे तब पढ़ सकते हो। अच्छा वकार भाई, ये बताएं कि आप जो है पसमानदा आंदोलन से कैसे जुड़े थे, उसको थोड़ा देखिए, सा मैं बताएं। ये बीमारी कुदरती कह सकते हैं आप, बचपन से थी, बचपन से इस तरह की चीजें कर रहे थे हम लोग। जब थोड़ा बड़े हुए तो हमने एक संगठन बनाया, जमातुल हवारीन। इत्तेफाक से उसी नाम का दिल्ली में संगठन था, तब तक हमारी मुलाकात भी नहीं थी उनसे। एक संगठन बनाया, सरायमीर, आजमगढ़, मऊ, यहाँ वहां टहलना चालू किए। उसके बाद हमारी 2002 में शादी हुई बॉम्बे। तो हमारी जो वाइफ कहकशां वकार जो है, इनका भी मिजाज इसी तरह का था। तो हम लोग आजमगढ़ में वेस्ली कॉलेज में एक बुक फेयर लगा हुआ था, वहां मसावात की जंग किताब रखी थी। मसावात की जंग देखा गया, पढ़ा गया, क्या ये तो यही तो हम लोग कर रहे हैं। फौरन उनको एक चिट्ठी लिखी गई। अच्छा। और 2004 में 4, 5, 6, 7 दलित मेला लगा था वीपी सिंह के साथ, वहां रामलीला ग्राउंड में, दिल्ली रामलीला ग्राउंड में बहुत बड़ा मेला था। उसमें हलालखोर और मेहतर, मुसहर सारे लोग आए हुए थे, गुजरात यहाँ वहां से। उसमें हमको एक उस्मान हलालखोर साहब थे, वो आए हमारे घर, मिले, हमसे नहीं मुलाकात हो पाई, हमें इनविटेशन दिया कि वहां आना है। तो वहां हम लोग पहुंचे, तो वीपी सिंह के साथ जो है मंच शेयर करने का थोड़ी देर के लिए मौका मिला, स्पीच दी हमने, और वहां से हम फुल फ्लेश पसमानदा तहरीक से जुड़ गए। अच्छा, तो अली अनवर साहब ने बहुत लोगों पर प्रभावित किया, जो मैं पुराने जितने देखता हूँ, जैसे आप हो गए और मुख्तार भाई हो गए, तो सब अली अनवर साहब इसमें की इसमें मेहनत के इसमें थोड़ा नतीजा। उन लोगों पे नाम लेना ठीक रहेगा कि हाँ जैसे अतीकुर रहमान साहब, हाँ। गिरा वाले अतीकुर रहमान साहब हैं, मोमिन खान से तो पहले से काम करते थे।
इसमें आए तो और मुखर हो गए। और हमारे घर जो आए एक तरह से समझिए उस्मान हलालखोर साहब आए, तो वो जो एक पूरी टीम थी, हाँ वो हाँ जो पूरी टीम थी उसमें अलीनवर साहब कैप्टन थे समझ लीजिए, तो कैप्टन का नाम ज्यादा होना ही चाहिए। तो जी उस टीम ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। अच्छा वकार भाई, ये अभी के पसमानदा संगठन जो आप जिसमें आप हैं, तो उसमें बताइए कि वकार भाई, जाति आपकी जो है संख्या में भी कम है, और आजकल आरोप लग रहा है अंसारीवाद का, ज्यादातर पदों पर अंसारी नजर आते हैं। तो पहले तो अंसारीवाद पे आपका क्या मानना है? आपको लगता है कि संगठन के अंदर अंसारीवाद चल रहा है? नहीं फिर देखिए, मैं एक अगला चीज क्वेश्चन होता पूछता है, ये जो है ना, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, हूँ। कंट्री हो संगठन हो, उसका प्रभाव ज्यादा होता है, उनकी बातें ज्यादा अपने आप सुनी जाती हैं। जैसे राय भी ली जाएगी, ओपिनियन भी ली जाएगी संगठन में, तो जो ज्यादा होगा उसकी राय ज्यादा सुनी जाएगी। लेकिन ये जो आरोप लगता है, ये कामचोर लोग ज्यादा लगा रहे हैं। क्योंकि यूपी में 2006 के बाद से हाजी निसार के साथ साथ मैं लगातार एक बड़ा चेहरा था, और आज भी कुछ लोग मुझे मानते हैं बड़ा चेहरा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे बहुत सम्मान देते हैं, बहुत छूट देते हैं। तो जो दूसरी जातियां हैं जैसे मंसूरी, अब मैं जिन मंसूरियों को बताया पसमानदा आंदोलन के बारे में, वो जाके अनीस मंसूरी साहब से जुड़ गए। जिन रायनी को मैंने बताया वो किसी और साथ जुड़ गए। तो हर बिरादरी में बिरादरीवाद है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अंसारियों में सबसे कम बिरादरीवाद है। अच्छा जी, अंसारियों में सबसे कम बिरादरीवाद है। जिस लेवल में मुझे झेल लिया लोगों ने, कम से कम दूसरी बिरादरी की क्यों नहीं झेल पाई। कुछ लोगों ने आरोप लगाया, तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग मेरे नाम पे क्यों नहीं जुड़ जाते। जैसे हमारे कई सैफी भाई हैं, रायनी हैं, मंसूरी हैं, धोबी हैं। मैंने कहा मेरे में क्या कमी है, आप मेरे नाम पे क्यों नहीं जुड़ रहे हो, अच्छा आप मुझे क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो। तो ये दरअसल अंसारियों के अलावा दूसरों के अंदर पसमानदावाद नहीं है, बिरादरीवाद है। इसलिए वो अंसारियों के ऊपर कुछ छोटी मोटी कमियां रहती हैं, उस पर इनकार नहीं है एक तरफा, लेकिन जितना कहते हैं लोग उसका 10वां भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए वकार भाई, आप अगर अध्यक्ष के लिए खड़े होते हैं, इमेजिन करें, तो क्या आपको लगता है कि आपके पक्ष में संगठन के जो अंसारी ज्यादा नजर आते हैं वो आपको वोट करेंगे या अपना अध्यक्ष बना देंगे? और ये कैसे सुनिश्चित हो, क्योंकि संख्या जिसकी ज्यादा होगी वही अध्यक्ष बनेगा, तो आपकी संख्या ज्यादा है नहीं, तो कैसे इसको सुनिश्चित करेंगे? आप संगठन के देखिए, पदाधिकारी से पूछ रहे हैं। व्यवहारिक लेवल पे मैं जानबूझ के कभी इस लाइन में नहीं रहा। मैं अपने आप को आसिम जहारी की जगह रख के कि मैं जानबूझ के इस लाइन में नहीं रखा व्यवहारिक वजहों से। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कभी अगर मैं बनना चाहूं तो मेजॉरिटी मेरा सपोर्ट करेगी। अंसारी करेंगे? हाँ, अंसारी मेजॉरिटी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे, खासतौर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो खुल के मेरा सपोर्ट करेंगे इन फ्यूचर, और बाकी भी जो लोग हैं वो मुझे सपोर्ट करेंगे। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, और जातियां को कैसे सुनिश्चित करेंगे उनकी वो भी पद पर बनी रहे? ऐसा ना हो कि संगठन सिर्फ के जितने पद सब अंसारी से भर जाएं, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? देखिए, मैं इस मामले में मैंने बहुत पहले खैराबाद में एक मीटिंग में मैंने कहा था, वहां बात हो रही थी दूसरों को जोड़ने के लिए। तो मैंने कहा मत जोड़िए किसी को, किसी नान अंसारी को मत जोड़िए। क्यों? मैंने कहा जबरदस्ती जोड़ेंगे भाग जाएंगे वो, और उसके चलते अगर कोई काम करने वाला अंसारी है उसको इग्नोर किया जाएगा तो वो अलग भाग जाएगा, ये अलग भाग जाएगा। जब तक वो बिरादरियां खुद से ना आए, उनको मोटिवेट करिए वो आए। और आज आप की दुआ से हमारे संगठन में हलालखोर भी हैं, नट भी हैं, और संगठन मंत्री के पद पे, बड़ा पद होता है संगठन मंत्री, वो आपने इंटरव्यू जिनका लिया था बड़ी मूछों वाले हमारे अकबर भाई, वो हैं। मैं प्रधान महासचिव के पद पे हूं,
प्रदेश अध्यक्ष राइनी हैं, हम्म, प्रदेश अध्यक्ष राइनी हैं, सलीम कुरैशी साहब एक बड़े पद पे हैं। तो ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और अगर और लोग आते हैं, अगर उन्हें इग्नोर किया जाए तो कह सकते हैं, लेकिन अंसारियों को छोड़ के बाकी लोग मैंने कहा परिपक्व तो नहीं है। ये उन्हें बुरा लगे, या धोबी हो या राइनी हो या कोई भी हो, वो परिपक्व नहीं है। और वो लोग झूठा इल्जाम लगाते हैं, इसके लिए बड़ा दिल दिखाते हुए शमीम अंसारी साहब बिजनौर ने जाहिद ताज साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था, नान अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। इससे ज्यादा दिल आप अंसारियों को इससे ज्यादा सुधारा नहीं जा सकता ना, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, ये ऐसा कैसे हो गया कि ज्यादा परिपक्व अंसारी हो गए? मैं जानने के लिए पूछ रहा हूं। इसकी वजह है, देखिए, एक तो अंसारियों में दूसरों के मुकाबले पढ़ने का रिवाज पहले आया। अच्छा, आज आप किसी भी बिरादरी के ऊपर कोई किताब नहीं पाएंगे, इवन अयूब राइनी साहब ने भी एक किताब लिखी अंसारी नगीने, जी उनका आर्टिकल भी पढ़ा। बिरादरी के ऊपर कम से कम 20 किताबें मिल जाएंगी आपको। तारिखुल मिनवाल, इंसाफ कफायत की शरई हैसियत, तस्करे नफाजीन, मदनपुरा के अंसारियों की तहजीबी सकाफती तारीख, भारत के अंसारी, इस तरह की जो है हयाकत की हिकायत जो है, ये जो मुझे याद है बाकायदा, उनकी किताबों का नाम है, और पता नहीं कितनी किताबें जो मुझे याद नहीं है, मुझे मिली नहीं है। हाँ, मोमिन कॉन्फ्रेंस की तहरीक, बंदे मोमिन का हाथ, आसिम बिहारी रहमतुल्लाह अलैह की स्टोरी। अभी देखिए W.A. अंसारी जैसे लोग जो है, उन्होंने बत्तख मियां पे किताब लिखा। तो इस लेवल का काम किसी भी बिरादरी में नहीं है। अभी तक मैंने कुरैशियों पर कोई किताब नहीं पढ़ी, मंसूरियों के ऊपर कोई किताब नहीं पढ़ी है, धोबी की तो बात ही छोड़ दीजिए, राइन के ऊपर कोई किताब नहीं पढ़ी है मैंने। तो एक चीज तो ये थी। दूसरे, जो मोमिन तहरीक चली थी, जो चुनाव लड़े थे ये, या जगह जगह ये विधायकी के लिए चुनाव लड़ते रहे हैं दूसरी बिरादरियों से ज्यादा, तो इन्हें दूसरी बिरादरियों को लेकर जोड़ के चलने में आसानी थी। तीसरी बात यह कि ये अपनी बस्तियों में रहने की वजह से सैयद शेख से महफूज थे। जैसे आप टांडा में है, मऊ में रहते हैं आप, तो आपको सैयद से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी मुख्तार को भी कह दीजिए तो भी उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी रोहतारा गांव में, सैयद गांव में किसी गुरहू कतवारू को भी कुछ कह देंगे, तो अगले दिन 4-5 आदमी को लेकर आके मारपीट कर लेगा वो। तो जो दूसरी पसमानदा बिरादरियां हैं, वो ऐसे गांव में रहती हैं कि खुल करके नहीं कह पाती। अभी हमारे भांजे के साथ हुआ था आजमगढ़ में, उसको इमामत से खींच लिया गया था। उसने कई बार कहना चाहा, तो उसके बाप ने उसको डांटा, उसके भाई ने भी डांटा। अभी किन्हीं वजहों से हमारे साथ इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं रह गए, तो कमजोर होने के नाते, आर्थिक रूप से कमजोर होने के नाते ज्यादातर रिश्तेदार बेचारे हो गए कि पसमानदा वाला हो गया है। अभी एक मेरा प्रोग्राम था जी सलाम पे, तो उसने जो कमेंट बॉक्स में पूरी स्टोरी डाली हुई कि मुझे कैसे जो है धोबी समझ करके इमामत से खींचा गया था, जबकि मैं हाफिज था और मुझे हाफिजा पढ़ाने के लिए हिंदू गांव भेजा गया, मेरे गांव में मुझे हाफिजा नहीं पढ़वाने दिया गया। अच्छा, एक तो ये आपके ही साथ कई बार आए हैं कुछ देवबंद के नए फारिग हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो पसमानदा जाती है जो अशराफों की इमामत कर रही हैं मस्जिदों में, तो आप अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि पीछे खींच ले रहे हैं। तो देखिए, एक और चीज समझिए, पसमानदा में अंसारी भी हैं, नट भी हैं। ठीक जी, अंसारी पहले भी कम ज्यादा और इस वक्त बहुत ज्यादा। इस वक्त अगर ऐसे देखा जाए तो 4 बड़े जो मदरसे हैं उनके हेड अंसारी हैं, जैसे अशरफिया, जामे सल्फिया यानी वहाबी बरेलवी, और सुलह कुल्ली नदवा के सैदुर्रहमान आजमी साहब, और देवबंद के नाजिम कासिम नोमानी साहब। तो अगर अंसारी या मंसूरी कहीं जाके पैसे पे नमाज पढ़ा ले रहे हैं, या कहीं कहीं कुछ धोबी को भी इजाजत मिल जा रही है नमाज पढ़ाने की, तो उन मस्जिदों में नमाज पढ़ाने को मिल रहा है जहां पैसा मिलता है, मतलब तनख्वाह। क्या किसी ऐसी मस्जिद में भी वो इमाम है जहां पैसा
अहम ना हो, इज्जत अहम हो। जैसे दिल्ली में आप रहते हैं, दिल्ली में कितनी बड़ी मस्जिदें हैं, जी जी। फतेहपुरी हो, निजामुद्दीन हो, जामा मस्जिद हो, आपको कोई भी नहीं मिलेगा पसमानदा। लखनऊ में आसवी मस्जिद हो, टीले वाली मस्जिद हो, नदवा की, इस तरह की जितनी मस्जिदें हैं, आपको कोई इमाम पसमानदा नहीं मिलेगा। जहां तनख्वाह दी जाती है, जहां उनकी औकात नाप दी जाती है 5,000 10,000 में, वहां पसमानदा इमाम, वो भी अंसारी मंसूरी तक मामला है। कितने नट इमाम है, कितने हलालखोर इमाम है, कितने धोबी इमाम है, बक्को पवरिया कितने हुए हैं। अभी तो नट कितने मस्जिद, अभी ज्यादातर पसमानदा बिरादरियां मस्जिदों से इतना दूर रखी गई थी तो नमाज भी नहीं पढ़ती हूं। सारियों को छोड़ करके ज्यादातर पसमानदा बिरादरियों में 10% भी नमाजी नहीं है, और रोजा भी नहीं रहते सब। तो ये इसको कैसे देख रहे, किसकी कमी थी ये ये अशराफों की कमी है। कैसे वो मुहर्रम में उन पर ब्लेम कैसे कर रहे हैं आप? मुहर्रम में ताजिया बनाने के लिए बुला लेते थे, हाँ। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने कभी नहीं कहा। भाई हमारे पास पैसा था, हमने मस्जिद बना लिया गांव में, नमाज पढ़ने लगे हम। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो कहां से मस्जिद बनाएंगे, कैसे नमाज पढ़ने जाएंगे रौतारा शेख पठान की मस्जिद में, और कैसे पठान किसी हलाल खोर को अपने बराबर बर्दाश्त कर लेगा। अभी भी ये जो फोटो डालते हैं मसावात की, वो सऊदी अरब की डालते हैं, भारत का एक भी फोटो आज तक नहीं आया। आपने इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, लोग हजम नहीं कर पाएंगे जब सुनेंगे, कहेंगे कि हजमोला खा ले, इससे बड़ी बड़ी बातें हैं। आप एक सिंगल फोटो दिखाइए पूरे भारत का जिसमें कोई सफाई कर्मी नमाज पढ़ा रहा हो और पीछे शोरफा नमाज पढ़ रहे हो। जो अरब का ये फोटो डालते हैं, इनके पास फोटो तक नहीं है भारत के लिए। आखिरी सवाल है, ये बताएं, आंदोलन के ऊपर बहुत से आरोप लग रहे हैं, नास्तिकता का, तो भाजपा समर्थक का, तो कभी समाजवादी का समर्थक का कि यूपी इलेक्शन में समाजवादी हो जा रहे हैं ये, तो कभी भाजपा के समर्थक का हो जा रहा है। फिर आप पर क्वेश्चन आता है, आप कई बार लिख देते हैं कि मैं जो है यही एक काम करता हूँ, पसमानदा वाले लोग पूछते फिर वकार अहमद को पैसे कहाँ से आ रहे, क्या भाजपा वाले फंड कर रहे, घर भी तो चलाते होंगे, तो कहाँ से चलाते हैं पैसे? ये इसको आप जवाब दें, फिर खत्म करते हैं। ठीक है, देखिए इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आमिर इरफानी साहब का। हमारे संगठन के साथी हैं, दोस्त हैं खालिद फहीम साहब, उनको अपना बनाया था, महासचिव बनाया था। एक बार उनसे उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक कौन चलाता है संगठन, आंदोलन इतने दिनों तक कोई नहीं चलाता, किसी न किसी पार्टी में आदमी लग जाता है, लोग बेवकूफ हैं, अभी तक चला रहे हैं। तो जो अशराफ तबका है वो बिना पैसा लिए निकाह नहीं पढ़ाता है, वो बिना पैसा लिए निकाह नहीं पढ़ाता है, जनाजे की नमाज का भी जुगाड़ से पैसा ले लेता है। वो सपा का प्रचार करता है तो पैसा लेता है, भाजपा का प्रचार करता है तो पैसा लेता है। और ज्यादातर अशराफ लोग भाजपा इंद्रेश कुमार से सब मिले हुए हैं, कुछ डीसी बनने के लिए, कुछ अलग वजहों से। वो कभी ये सोच भी नहीं सकते कि क्या बिना कहीं से फंडिंग के भी कोई प्रोग्राम चालू रख सकता है। और इसका जवाब तबलीग जमात भी है। तबलीग जमात में मैं खुद कहता हूँ, उसके ऊपर आरोप लगते हैं गल्फ से पैसा आने का। गल्फ में तबलीग जमात बैन है और तबलीग जमात पे आरोप है गल्फ से पैसा आने का। देवबंद मदरसे पे आरोप लगता है गल्फ से पैसा आने का, जिसकी देवबंद मदरसे के यहाँ कानून बना हुआ है कि कभी भी किसी हाकिम वक्त से वो पैसा नहीं लेंगे। तो जो लोग पैसा नहीं लेते हैं वो तो इस बात को समझते हैं, लेकिन जो बिके हुए लोग हैं वो इस बात को समझ ही नहीं सकते कि कोई बिना पैसे के भी कौम के लिए कोई आंदोलन चला सकता है। ठीक, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग बाकायदा पैसा अकाउंट में डालिए तब वो आके मिलाद पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग बिना पैसे के पहुंच जाते हैं स्पीच देने कहीं कहीं। अब लीजिए मेरे खर्चे का मामला क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे परदादा ने भी कोई काम नहीं किया था, मेरे परदादा ने भी कोई काम नहीं किया था, मेरे दादा ने भी कोई काम नहीं किया था, मेरे बाप ने भी कोई काम नहीं किया था। तो समाज मुझसे क्यों काम करवाना चाहता है?
मेरे असल में दादा आप आंदोलन से जुड़े हैं ना, लोगों को शक हो रहा है कि बिना काम की कहां से पैसे आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ इसको कि जो लोग बिना पैसे के कदम नहीं चलते। भाई देखिए, मेरे पास अपनी खुद का मेडिकल हॉल है आजमगढ़ में। रिटेल और होलसेल दोनों काम चलते हैं मेरे। ये अलग बात है कि मैं खुद नहीं अपने हाथ से हर काम करता हूं। रियल एस्टेट में मैं 3 लोगों के साथ काम कर रहा हूं। रियल एस्टेट में मैं 3 अलग अलग पार्टनर के साथ काम कर रहा हूं। और अगर वो कोरोना काल नहीं आया होता और कुछ दिक्कतें नहीं हुई होती, और आप जिस रोड से आजमगढ़ जाते हैं, आजमगढ़ से मऊ जाते होंगे, वह नरोली पे बाएं तरफ देखिएगा, एक प्रोजेक्ट रुका पड़ा है 100 फ्लैट और 200 दुकानों का। जिस दिन वो पूरा हो जाएगा, तब तक तो अब तक हम लोग मर्सिडीज वगैरह खरीद लिए होते। तो अब अच्छा, ये लोग ये समझते हैं कि सही बात है 10,000 20,000 30,000, ये हम लोग बड़े बड़े जो लोग आज इनके जिले के बड़े नामी लोग हैं, बहुत सारे लोग उधार खाए हुए हैं हमारा। लोग इनकी बात करते हैं। रमाकांत का भी इल्जाम आया था। रमाकांत करीब 22 साल पहले हमारे यहाँ चंदा लेके गया है, तब से हमने रमाकांत को अभी तक देखा नहीं है। हमने कहा जो लोग हमसे चंदा लेते तो हम उनसे चंदा कैसे ले सकते हैं। तो हमारा निचोड़ ये कि हमारा पैसे इनकम ज्यादा है और हम लगातार नुकसान उठा के भी पार्टनर तलाश करते हैं और काम उनके जरिए करते हैं। हम अपने हाथ से सारा काम नहीं करते हैं, इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट कम होता है, लेकिन ब्रेन कारोबार में हमारा ही लगता है। ये इसको आप मिस कर गए, ये आरोप वाली बात। भाजपा का आरोप लगा हुआ आजकल तो बहुत जबरदस्त चल लगा है। हमारे बुद्धिजीवी लोग भी लिख दिए कि पूरा संगठन भाजपा में विलीन हो गया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपकी मुलाकात है ना जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदल चलते हैं। हमारे संगठन मंत्री के पास मोबाइल नहीं है। हमारे संगठन मंत्री के पास मोबाइल नहीं है। अभी उनका नाम नहीं लूंगा, किसी साथी ने मोबाइल को फाइनेंस किया है। मैंने कहा कि हमारे संगठन मंत्री के पास मोबाइल नहीं है, तो बलिया के एक साहब ने, पसमानदा ने, एक मोबाइल के लिए उनको पैसा गिफ्ट किया है। हमारे जो प्रवक्ता हैं या ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, यूनुस भाई, वो भी पैदल ही वाले हैं, ट्रेन से आते जाते हैं। हमारे नुरलैन भाई हैं, वो कचेरी से अपना काम चलाते हैं, मोटरसाइकिल के आगे वो नहीं बढ़े हैं। मैं भी लगभग मोटरसाइकिल छापी हूं लगभग। तो हमें भाजपा के पैसे की जरूरत क्या है? दिख कहां रहा पैसा? फेसबुक पे अभी जो आप इंटरव्यू लिस्ट में पैसा तो लग नहीं रहा है। घर के बच्चों के लिए वाईफाई लगा हुआ है, उसी का हम लोग चला रहे हैं। अभी हम लोग आंदोलन में क्या बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं? क्या कोई कोई गाड़ी दिखाई दे रही है? कहीं हम चुनाव लड़ रहे हैं? अगर ऐसा कुछ हो तो देखिए, कोई चीज छुपती नहीं है। अगर हमारी आमदनी से ज्यादा खर्च हमारे यहाँ दिखाई दे, तो इसका मतलब कहीं से फंडिंग आ रही है। जैसे अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फॉर्च्यूनर चलने लगे, तो आप कह सकते हैं कि फंडिंग आ रही है। लेकिन मैं अगर फॉर्च्यूनर चलूंगा तो मेरे पास, मेरी कंपनी के पास फॉर्च्यूनर है ऑलरेडी। ये अलग बात है, तो भाजपा का झंडा कभी कभी लगा रहता है, गुप्ता जी लोग हैं, तो मैं तो फॉर्च्यूनर से कभी कभी चलता हूं। कल हो सकता है परमानेंट चलो फॉर्च्यूनर से। बड़ा कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी रुका पड़ा है। तो हमारे पास जैसे हमारे यूनुस भाई हैं, अगर मान ली नौकरी छोड़ करके मर्सिडीज से चलने लगे तो कहीं से बिका गया है। जो लोग साइकिल से चल रहे थे और 5,000 10,000 करोड़ की एसेट बना लिए हैं, जाहिर सी बात है उनके लोग इल्जाम जरूर लगाएंगे। और मुसलमानों की ज्यादातर संगठन और पार्टियां जो वोट से जुड़ी हुई हैं, वो ये सच है कि भाजपा से मिली हुई हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए उनको लगता है कि हम लोग भी मिले हुए। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भाई, बहुत सी बातें हो गई। खासकर हम धोबी समाज में बात कर रहे थे, लेकिन बात थोड़ा बढ़ते हुए पसमादा समाज की भी बातें होने लगी। तो हम आपसे दोबारा भी अगले लाइव में मिलेंगे। अभी जो प्रोग्राम ये हो रहे हैं, खत्म, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के ऊपर जो हंगामा हो रखा है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और
आप लोग हमसे इसी तरह जुड़े रहें। हम कोशिश कर रहे हैं कि पसमानदा समाज की और जातियों को से हम आपको रूबरू कराएं, उनकी सामाजिक आर्थिक दशा के बारे में जो समस्या चल रही है उसको आपके सामने प्रस्तुत करें। जय पसमानदा, जय हिंद।